उस दिन रात में लगभग 12 बजे फ़ोन की घंटी बजी तो नींद में हड़बड़ाते हुए ही मैंने फ़ोन उठाया था और फिर लड़खड़ाते शब्दों में हेलो कहा था। दूसरी ओर से मेरे दामाद पवन की चीर परिचित आवाज़ मुझे सुनाई दी। मैं पवन बोल रहा हूँ सासू माँ। मेरी सबसे प्रिय सहेली रीता का बेटा पवन मुझे आंटी कहकर बुलाता था, मगर जब से मेरी बेटी प्रिया के साथ उसकी शादी हुई वह मुझे माँ कहकर बुलाता था। उस रात उसकी आवाज़ सुनकर मैं अनायास ही खुश हो गई थी और बोल पड़ी थी। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? इतनी रात गए, कैसे फ़ोन किया? सब कुछ ठीक तो है? हाँ हाँ, सब कुछ ठीक है माँ, पर आपको एक सरप्राइज़ दे रहा हूँ। प्रिया और मम्मी कल राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली आपके पास पहुँच रही हैं। अरे वाह, क्या दिल खुश करने वाली खबर सुनाई है। और तुम क्यों नहीं आ रही उनके साथ? अरे माँ, आपको तो पता ही है कि मैं काम छोड़कर नहीं आ सकता, और इन दोनों का प्रोग्राम तो अचानक ही बन गया, तभी तो प्लेन से नहीं आ रही। मैं तो कल से आपका फ़ोन ट्राई कर रहा था, मगर फ़ोन मिल ही नहीं रहा था, तभी तो आपको इतनी रात को तंग करना पड़ा। ये दोनों कल 10 साढ़े 10 बजे रेलवे स्टेशन पर उतरेंगी। अमन भैया को लेने के लिए भेज देना। हाँ हाँ, अमन ज़रूर जाएगा, और वह नहीं जा सका तो उसके डैडी जाएंगे, तुम चिंता मत करना। यह कहते हुए मैंने फ़ोन रख दिया था और खुशी से तुरंत अपने पति को जगाते हुए उन्हें प्रिया के आने की खबर सुना दी। प्रिया आ रही है, यह तो बहुत अच्छी बात है, पर उसके साथ तुम्हारी वह नकचड़ी सहेली क्यों आ रही है? हमेशा की तरह उन्होंने रीता से नाराज़गी जताते हुए मजाक से कहा। अरे, उसका एक और बेटा भी यहाँ दिल्ली में ही रहता है, उससे मिलने का जी भी तो करता होगा उसका। प्रिया को यहाँ पहुँचाकर रीता कल चली जाएगी अपने बेटे के पास। रीता को शुरू से ही जाने क्यों यह पसंद नहीं करते थे, जबकि वह मेरी सबसे प्रिय सहेली थी। स्कूल और कॉलेज से ही हमारी अच्छी खासी दोस्ती थी। कॉलेज में रीता को मेरी ही कक्षा के एक लड़के अमित से प्यार हो गया था। उन दोनों के प्यार में मैंने किसी नाटक की सूत्रधार सी भूमिका निभाई थी। मुझे कभी अमित की चिट्ठी रीता को पहुंचानी होती तो कभी रीता की चिट्ठी अमित को। रीता अपने प्यार की बातें मुझे सुनाती रहती थी। खूबसूरत और तेज दिमाग की रीता अमीर बाप की इकलौती बेटी होने के बावजूद मेरे जैसी सामान्य मिडिल क्लास परिवार की लड़की से दोस्ती कैसे रखती है, यह उन दिनों कॉलेज के हर किसी के मन में सवाल था। शायद दोस्ती में जहाँ मन मिल जाते हैं वहाँ कोई कुछ कर सकता है भला। रीता का अमित से प्यार हो जाने के बाद यह दोस्ती और भी पक्की हो गई थी। अमित के पिता बहुत बड़े उद्योगपति थे। साइंस में इंटर करने के बाद अमित इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने मुंबई चला गया, मगर रीता को वह भूला नहीं था। आखिर कॉलेज की पढ़ाई पूरी करते ही रीता और अमित का प्रेम विवाह हम सब सहपाठियों के लिए एक यादगार बनकर रह गया था। रीता की शादी के साल भर बाद ही मेरी भी शादी हो गई, और मैं यह जानकर बेहद खुश थी कि शादी के बाद मैं भी रीता की तरह मुंबई में रहने जा रही थी। मुंबई में हम जब तक रहे थे दोनों अक्सर मिलते रहते थे, मगर रीता और अमित के रईसी ठाट बाट से मेरे पति शायद कभी एडजस्ट नहीं हो सके थे। इसी से जब भी रीता से मिलने की बात होती तो यह अक्सर टाल देते। मेरे पहले बेटे अमन के जन्म के बाद मेरे पति ने पहली नौकरी छोड़कर दूसरी ज्वाइन की तो हम दिल्ली आ गए। यहाँ आने के 3 साल बाद प्रिया का जन्म हुआ, और फिर घर गृहस्थी के चक्कर में मैं पूरी तरह फंस गई। रीता से मेरी निकटता फिर धीरे धीरे कम होती गई थी। इस बीच रीता भी 2 बच्चों की माँ बन गई थी और दोनों बार लड़के हुए थे। यह सब खबरें तो मुझे मिलती ही रही थी, मगर अब हमारी दोस्ती दिवाली, न्यू ईयर या बच्चों के जन्मदिनों पर बधाई भेजने तक ही सिमट रह गई थी। प्रिया को मुंबई के एक कॉलेज में MBA में एडमिशन मिल गया, और वहीं उसकी मुलाकात पवन से हो गई। पहले मुलाकात हुई, फिर दोस्ती हुई, फिर ठीक रीता और अमित की तरह प्रिया और पवन का प्यार भी परवान चढ़ा था। मुझे धुंधली सी आज भी याद है जब
शादी तय करने की बारी आई थी तो सबसे पहले रीता ने ही शादी का विरोध किया था। कुछ अजीब से अंदाज में उसने कहा था, शादी के बारे में हम 2 साल बाद सोचेंगे। मैं तो उसके मुंह से यह सुनकर हैरान रह गई थी। रीता के बात करने के तरीके को देखकर गुस्से में ही मैंने झट से कहा था, तूने भी तो कभी लव मैरिज की थी, तो आज अपने बच्चों को क्यों मना कर रही है? इस पर बड़े ही शांत स्वर में रीता बोली थी, तभी तो मुझे पता है कि लव और मैरिज ये 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। ये दर्शन शास्त्र की बात मत झाड़। तो सचमुच बता, क्या तुझे प्रिया पसंद नहीं, या फिर हमारे परिवारों की आर्थिक असमानताओं के लिए तू मना कर रही है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं शादी का विरोध नहीं कर रही हूँ। मैं तो सिर्फ यह कह रही हूँ कि शादी 2 साल बाद करेंगे। लेकिन क्यों रीता? पवन तो अब अच्छा खासा कमा रहा है और प्रिया की पढ़ाई खत्म हो चुकी है। फिर अब बेकार में 2 साल रुकने की क्या ज़रूरत है? यह मैं तुम्हें आज नहीं बता सकती और पता नहीं कभी बता भी पाऊंगी कि नहीं। हम सब तो चुप हो गए थे, लेकिन प्रिया और पवन दोनों ठहरे आज के आधुनिक विचारों के बच्चे। वे दोनों कहाँ समझने वाले थे। उन दोनों ने अचानक एक दिन कोर्ट में जाकर शादी कर ली थी और हम सबको हैरान कर दिया था। रीता और अमित ने हालात को समझते हुए एक भव्य 5 स्टार होटल में शादी की जोरदार पार्टी दी थी और फिर सब कुछ ठीक ठाक हो गया था। प्रिया की शादी को साल भर हो चुका था। इस दौरान वह और पवन अक्सर दिल्ली मेरे यहाँ आया करते थे, मगर रीता पहली बार मेरे यहाँ बतौर समधन आ रही थी, इसलिए भी मैं मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। मुझसे बहुत सी पुरानी यादें उमड़ती जा रही थी और उन मीठी सुहानी यादों की डोर मुझे कभी बचपन में तो कभी जवानी में ले जाकर मायके पहुंचा रही थी। ठीक 11 बजे अमन प्रिया और रीता को घर ले आया। कार से उतरते हुए मैंने उन दोनों को देखा तो प्रिया सिर्फ एक बैग लेकर आई थी, मगर रीता तो 3-4 बैग के साथ आई थी। बैगों को देखकर मेरे चेहरे पर आई अजीबोगरीब भावों को देखकर कुछ झेपते हुए रीता बोली, मेरा सामान बहुत ज़्यादा है ना? दरअसल मैं अब दिल्ली में अपने बेटे के पास रहने के इरादे से आई हूँ। मेरा सामान यहीं बाहर ही रहने दो। अभी थोड़ी देर में बेटा आ जाएगा तो मैं उसके साथ चली जाऊँगी। मेरी प्यारी समधन जी, आप हमारे घर अपनी इच्छा से आई हैं, मगर जाएंगी हमारी इच्छा से, समझी? अब ज़्यादा नखरे मत दिखाओ और चुपचाप अंदर चलो। मैंने रीता से मजाक करते हुए कहा था, तो मेरे बोलने के अंदाज से वह बहुत खुश हो गई और मेरे गले लगकर पहले की तरह हंसने बोलने लगी थी। खाना खा लेने के बाद हम सब कुछ देर तक गपशप करते रहे। प्रिया अपने डैडी से अपने काम की बातें करती जा रही थी। प्रिया की बातों से प्रभावित होकर अमन भी अपनी छोटी बहन से सवाल पर सवाल पूछता जा रहा था। कुछ देर तक उन तीनों की बातें सुन लेने के बाद मैं रीता को लेकर अपने कमरे में चली गई थी। कमरे में जाकर हम दोनों जब पलंग पर लेट गए तो मैंने सोचा कि हम दोनों एक साथ होते ही पहले की तरह अनगिनत बातें शुरू कर देंगे और बातें करने को समय कम पड़ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। क्या उम्र के तकाजे ने या बदलते रिश्ते ने हमारे होठ सिल दिए थे? मैं सोचने लगी कि रीता बड़े धीर गंभीर और संयत स्वर में अचानक बोली थी, मैं तलाक ले रही हूँ। क्या? कहते हुए मैं पलंग पर उठकर बैठ गई थी। हाँ रीना, यह सच है। तुम्हें कहीं बाहर से खबर मिले और फिर तुम लोग परेशान हो जाओ, इससे अच्छा है कि मैं पहले ही बता दे रही हूँ। इसलिए पहले मैंने प्रिया व पवन की शादी 2 साल बाद करने की बात कही थी। सोचती थी कि बेटे की शादी के बाद यह सब अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अब मुझसे सहा नहीं जा रहा। अब मैंने अपना मन पक्का कर लिया है। लेकिन इतने सालों बाद यह फैसला क्यों रीता? वैसे तो बहुत लंबी कहानी है, मगर जिस किसी को सुनाऊं उसे तो यह बहुत ही छोटी सी बात लगती है। कोई क्या जाने कि कभी कभी छोटी सी बात ही दिल में बवंडर बनकर समूचे जीवन को तहस नहस कर देती है। तुम तो जानती ही हो कि अमित मुझसे बेहद प्यार करता था। प्यार तो वह शायद आज भी बहुत करता है, लेकिन शादी के बाद ही
मैंने उसके प्यार में बहुत बड़ा अंतर पाया है। शादी के पहले मुझे यह तो पता था कि हमारे यहाँ शादी सिर्फ पति से ही नहीं, उसके परिवार से होती है। लेकिन अमित से शादी करने के बाद मुझे लगा कि मेरी शादी अमित के परिवार से नहीं, उसके परिवार के अजीबोगरीब अमीरी से हुई है। रीता की सारी बातें सुन लेने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उससे क्या कहूँ। मन में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था कि रीता जैसे तेज तर्रार लड़की इतने दिनों तक यूं चुप कर दब कर क्यों रह गई। शादी के बाद मुझे यह भी पता चला कि अमीरों की भी अलग अलग जातियां होती हैं। अमित के पिता बड़े अमीर थे, जो अपने दोनों बेटों के साथ अपने उद्योग को और बढ़ाना चाहते थे। अमित की माँ का बहुत पहले ही देहांत हो चुका था। घर में हम सिर्फ 4 लोग थे, अमित के पिता, अमित का छोटा भाई उदय, अमित और मैं। घर के इन 4 लोगों में से मेरी बातचीत सिर्फ अमित से होती थी। अमित के पिता ने कभी भी मुझसे आमने सामने होकर बात नहीं की थी। जब भी कुछ कहना होता तो अमित से कह देते कि बहू से कहो। उदय, मेरा छोटा देवर, अमित से सिर्फ 2 साल छोटा था। वह स्वभाव से बेहद शर्मीला था। शुरू में मैंने उससे दोस्ती करने के लिए हंसी मजाक करने की कोशिश की तो एक दिन अमित ने बड़े गंभीर अंदाज में मुझसे कहा था, तुम उदय से यूँ हंसी मजाक ना किया करो, डैडी को अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे डैडी को तो मैं ही अच्छी नहीं लगती। तभी तो वह सीधे मुंह मुझसे बात ही नहीं करते। जो कहना होता है तुमसे कहलवाते हैं और अब उदय से बात करने को भी मना कर रहे हैं। मैंने गुस्से से तुनक कर कहा था। इस पर अमित का जो रौद्र रूप उस रात मैंने पहली बार देखा था, वह आज तक नहीं भूल पाई हूँ। अपने मजबूत हाथों से मुझे पलंग से उठाकर नीचे गिराते हुए एकदम ही राक्षसी अंदाज में अमित ने कहा था, इस घर में जो डैडी कहेंगे वही होगा और तुम्हें भी वही करना होगा। अगर तुम्हें यह सब पसंद नहीं है तो तुम इस घर को छोड़कर जा सकती हो, मगर तब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। और फिर बड़ी बेदर्दी से अमित बेडरूम छोड़कर बाहर चला गया था और मैं रात भर रोती रही थी। मेरी सिसकियां सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। इस घटना के बाद महीने तक अमित और मुझ में बोलचाल बिल्कुल बंद थी। जाने कितने दिनों तक हम दोनों का यह मौन व्रत चालू रहता, मगर एक दिन बात को निरर्थक न बढ़ाने की सोचकर मैंने ही अमित से बात करनी शुरू की और फिर शायद मुझे खुश करने के लिए वह उस समय मुझे घुमाने स्विट्जरलैंड ले गया था। वह दिन जैसे परियों के पंख लगाकर उड़ गए थे। वापसी में मैंने ही अमित से कहा था, सोचती हूँ कुछ दिन माँ से मिल लाओ। अमित ने तब कहा था, चलो कल ही चलते हैं। माँ और बाबूजी हम दोनों को देखकर बहुत खुश हो गए थे। माँ तो दामाद की सेवा करते करते मुझे भूल ही गई थी, लेकिन जब उन्होंने मुझे कुछ दिन उनके पास छोड़ जाने की बात अमित से कही तो उसने तपाक से मना कर दिया और फिर 2 दिन में ही मैं अमित के साथ अपने घर वापस आ गई थी। उस वक्त भी मेरा मन बहुत खट्टा हो गया था और रात को अमित से कुछ कहने ही वाली थी कि उसका तमतमाता हुआ चेहरा देखकर डर के मारे चुप ही रह गई थी। इस घटना के बाद हर 15 दिनों के बाद कुछ न कुछ ऐसा घट जाता जिसमें मैं जान गई कि इस घर में मुझे अपने मन की इच्छा पूरी करने की आज़ादी कभी मिल ही नहीं सकती। यह बात सच थी कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से उस घर में सुख ही सुख था। गहने, कपड़े, खाना पीना यानी किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। अमित मुझसे प्यार तो बहुत करता था, मगर उसके प्यार में मेरी अपनी इच्छा की कोई कद्र ही नहीं होती थी। घर में कुछ काम नहीं था तो मैंने अमित से आगे की पढ़ाई करने की बात कही तो ज़रूरत क्या है कहकर उसने मना कर दिया। कुछ करने की बात छोड़ो, किसी सहेली से मिलने जाने की बात करती तो हर वक्त अमित के साथ ही जाना होता था और उसी के साथ वापस भी आना होता था। इसी कारण मैं तुम्हारे घर बहुत कम आती थी। वैसे प्रिया के डैडी की आंखों में मैंने रईसी के प्रति नफरत कब की पड़ ली थी। तभी तो पवन व प्रिया की शादी से मैं डरती थी। लगता था प्रिया को मेरा ही इतिहास न दोहराना पड़े, मगर पवन बहुत समझदार है। शादी होते ही उसने अपनी अलग इंडस्ट्री खोल ली और उसमें प्रिया को भी बराबर का हिस्सेदार बना दिया।
प्रिया को पवन के साथ काम करते देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब प्रिया को ऑफिस में काम करते देखती हूँ तो 10 साल पहले की एक बात मुझे याद आती है। 10 साल पहले अमित ने जब अपने ऑफिस में पर्सनल ऑफिसर के तौर पर नविता की नियुक्ति की थी, तब जाने कितने दिनों बाद अमित से मेरी फिर एक बार जबरदस्त लड़ाई हुई थी। वह सिर्फ झगड़ा ही नहीं था रीना, अमित मुझे मारने पर भी उतर आया था। यह सब कुछ बताते हुए रीता की आंखें भर आई थी। फिर जाने कितनी देर तक आंसू बहाते हुए वह निःशब्द सी होकर बैठ गई थी। रीता की सारी बातें सुन लेने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उससे क्या कहूँ। मन में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था कि रीता जैसी तेज तर्रार लड़की इतने दिनों तक ये चुप कर दब कर क्यों रह गई। कुछ न सोचते हुए भी मैंने अनायास ही रीता से बेहद सरल सवाल करने शुरू कर दिए थे। तू इतने दिनों तक चुप क्यों थी? और अगर इतने दिनों तक चुप थी तो अब एकदम ही तलाक लेने की आफत क्यों मोल ले रही है? क्या अपनी खुददारी दिखाने का यही एक रास्ता बचा है तेरे पास? अपना विरोध हर कदम पर दिखा कर भी तो तू अमित के साथ रह सकती है। नहीं रीना, मेरी खुददारी, स्वाभिमान सब खत्म हो चुके हैं। अब मैं सिर्फ शांति से और अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। मतलब क्या करने वाली है तू? यहाँ दिल्ली में एक वृद्धाश्रम खुला है, उसके संचालन का काम मुझे मिल गया है। सोचती हूँ ज़रूरतमंद वृद्धों की सेवा करूँगी तो जीवन में कुछ करने की चाह भी पूरी हो सकेगी। क्या अमित ने इसकी इजाज़त दी है? उसकी इजाज़त मिलेगी भी नहीं। मुझे यह पता है, तभी तो पहले उससे तलाक लेकर अलग होने का फ़ैसला लिया है, फिर अपना काम करूँगी। क्या पवन यह सब जानता है? हाँ, जानता है और कुछ हद तक मेरी भावनाओं को समझता भी है, मगर तुम्हारी तरह वह भी कहता है कि अब यह समय करने की क्या ज़रूरत है। तो फिर सच में ज़रूरत क्या है रीता? जीवन में ज़रूरत शब्द की व्याख्या हर इंसान अपने अपने मन से करता है और तब ज़रूरत हर किसी की अलग हो सकती है। 10 साल पहले अमित ने जब अपने ऑफिस में नविता की नियुक्ति की थी, तब हमारा आखिरी झगड़ा हुआ था। उसके बाद मैंने कभी अमित से झगड़ा नहीं किया, मैं अपने आप से ही झगड़ती रही हूँ। 10 साल से अमित के मुंह से नविता की तारीफ सुन सुनकर मैं उब सी गई हूँ। मैं जानती हूँ इसमें मेरी स्त्री सुलभ ईर्ष्या भी हो सकती है, लेकिन सच तो यह है कि अमित के मुंह से नविता की तारीफ सुनकर मैं हैरान होकर सोचती हूँ कि एक इंसान इस तरह अलग अलग हिस्सों में अलग अलग बर्ताव कैसे कर सकता है। तो क्या तू समझती है कि अमित और नविता में कुछ चल रहा है? मैंने बड़े ही संयत स्वर में पूछा। कुछ देर तक तो रीता चुप रही, फिर बड़े ही अटपटे से स्वर में बोली, मैं दावे के साथ कुछ नहीं कह सकती, मगर यह सच है कि अमित का अधिकतर समय अब उसके साथ ही बीतता है। मैं यह भी नहीं कह सकती कि अमित का मेरी तरफ ध्यान ही नहीं है। वह आज भी मेरी हर जिम्मेदारी को पूरा करता है। त्योहारों में मुझे गहने व साड़ियाँ दिलाना, मुझे पार्टियों में ले जाना, यह सब कुछ पहले की तरह ही चल रहा है, क्योंकि अमित के जीवन में मैं आज भी बीवी नामक ऐसी चीज़ हूँ जिस पर कानूनन अमित का ही अधिकार है। लेकिन रीना, अब इस तरह सिर्फ एक कानूनन हकदार चीज़ बनकर रहना मेरे लिए नामुमकिन हो गया है। और दोनों बच्चों के बारे में तुमने क्या सोचा है? बच्चों का सोचते सोचते ही तो अमित के साथ 30 साल गुजारे। रीना, अब बच्चे बच्चे नहीं रहे, उनके जीने के अपने अपने तरीके हैं, उन्हें अपने तरीके से जीने दें। बेटे ने भी अपनी शादी तय कर ली है और उसकी शादी होते ही मैं मुक्त हो जाऊंगी। जब भी बच्चों को मेरी ज़रूरत होगी मैं उनके पास ज़रूर हो आऊँगी। उम्र के इस पड़ाव पर आकर अचानक इस तरह का निर्णय लेने से तुझे डर नहीं लगा? नहीं रीना, अब सच में डर नहीं लगता। जीवन भर मैंने जो मानसिक यातनाएं भोगी हैं उन्हें अब दोबारा बहू बेटों के सामने भुगतने से डर लगता है, और इसी से अब मैं निर्भय होकर जीना चाहती हूँ। रीता की कहानी सुनकर मैं कुछ देर तक तो निःशब्द सी बैठी रही, फिर रीता को गले लगा लिया और बोली, तेरे इस निर्भीक फैसले पर
मुझे गर्व है रीता, तेरे इस अनोखे निर्णय में। तेरी यह सहेली हमेशा तेरे साथ रहेगी। जब कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो बेहिचक मेरे पास चली आना। समधन समझकर नहीं, अपनी प्रिय सहेली समझकर। इतनी सारी मन की बात मुझसे कह लेने के बाद मेरे कहने पर ही रीता बहुत ही सामान्य होकर 2 दिन तक रह गई थी। लेकिन तीसरे दिन एक अनोखी घटना ने रीता को और मुझे हिलाकर रख दिया। एक कार दुर्घटना में अचानक अमित की मौत हो गई और रीता का जीवन फिर एक बार अमित से जुड़ गया था। रीता को लेकर तुरंत हम लोग मुंबई पहुंचे थे तो एक बार फिर वह भूचाल से घिर गई थी। मुंबई में इतने बड़े उद्योगपति की मौत का नज़ारा किसी त्यौहार से कम नहीं था। रीता की शुष्क आंखों ने पति की मौत का राजसी ठाट बाट भी संयंत्र मन से सह लिया था। अब इतने बड़े उद्योगपति की विधवा होने का मान सम्मान भी उसके जीवन को त्याग नहीं सकता था। जिस मुक्ति की कामना वह कर रही थी वह तो अपने आप ही मिल गई थी, मगर किस ढंग से? जीवन को खदेड़ देने वाले मुझसे कहे हुए उस पल भर के सच को क्या कभी वह भूल सकती है, और क्या मैं कभी भूल पाऊंगी? दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।